हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इस चैनल पे मैं आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करवाती हूँ, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ताकि आपका फोकस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे रहे एंड आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर पाए अपने यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे न्यूज़पेपर एनालिसिस या इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर किया जाता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मोटिवेशनल कोट क्या है? इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। और ये कैसे होगा? ये होगा कंसिस्टेंसी से। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना तो आपका एक एवरेज आंसर भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल ग्रेट आंसर्स नहीं लिखने वहाँ पे, आपको एक एवरेज आंसर लिखना है बट इन अ ग्रेट वे, राइट। ऐसे आप अपनी प्रिपरेशन से इसे रिलेट कर सकते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ें जब करेंगे आप उसी को ग्रेट वे में करिए, उसी को आप इनोवेटिव तरीके से करिए, राइट। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस और करंट अफेयर एनालिसिस। आज हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, इंडेक्स देख लेते हैं। प्रीलिम्स से रिलेटेड में शॉर्ट डिस्कशन होता है जिसमें आज क्या है, न्यू मटेरियल की डिस्कवरी हुई है जो ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को क्या कर सकता है, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बना सकता है। वेल के मतलब शार्क के लीवर से नई मटेरियल लेना पड़ेगा, एक न्यू मटेरियल की डिस्कवरी हुई है, राइट। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, कास्ट सेंसस पढ़ेंगे जो आज न्यूज़पेपर में हर जगह था। ठीक है, ये जीएस पेपर 1 जिसमें कास्ट एक टॉपिक है, राइट। कास्ट मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शंस हैं वो एक टॉपिक है। नेक्स्ट जीएस पेपर 2 पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड वुल्नरेबल सेक्शंस। ठीक है, और इंटरव्यू में आपका पर्सपेक्टिव, आपका ओपिनियन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम न्यूज़ पढ़ेंगे mRNA वैक्सीन, यानी कि mRNA वैक्सीन जो कोविड-19 के दौरान यूज़ की गई थी, वही हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने सोचा है कि वही हम अदर डिजीज़ जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ऐसे डिजीज़ के लिए भी हम mRNA मैसेंजर RNA वैक्सीन हम डेवलप करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के पहले न्यूज़ के डिस्कशन से। न्यू मटेरियल डिस्कवरी कुड रेवोल्यूशनाइज रोल आउट ऑफ ग्लोबल वैक्सीनेशन। न्यू रॉ मटेरियल that could make vaccines more accessible, sustainable and ethical have been discovered. रिसर्च जो पब्लिश है वो की गई थी पॉलीमर्स में। ये एक एडजुवेंट्स होते हैं। एडजुवेंट्स का मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो वैक्सीन बनती है ना, किसी भी प्रकार की वैक्सीन, उसे काफ़ी एफिशिएंट बनाने में, इफ़ेक्टिव बनाने में, पर्सन के इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्गर बनाने में काम आते हैं। ठीक है, एन इंग्रेडिएंट इन अ मेडिसिन दैट इंक्रीजेस और मॉडिफाइज द एक्टिविटी ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स, यानी कि हमने ये वाले जो एडजुवेंट्स डालने ज़रूरी होते हैं ताकि जो हमने मेन मटेरियल डाला है, जैसे कि हमने वीकेंड वायरस डाला है या डेड वायरस डाला है, उसे उस सेल को और क्या करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी और बढ़ाने के लिए हमें एडजुवेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रेवेलेंट क्या है, स्क्वालिन है जो हमें शार्क के लीवर से मिल रहा था अभी तक। ये नेचुरल था, स्क्वालिन नाम का सब्सटेंस हमें कहाँ से मिल रहा था, शार्क के लीवर से, तो ये तो एथिकल भी नहीं है, राइट। अब न्यू सिंथेटिक एडजुवेंट हमने ढूंढा है, साइंटिस्ट ने ढूंढा है जो कमर्शियली अवेलेबल है, मेथाक्राइलेट मोनोमर्स है इसका नाम, जिसकी एक रिलायबल कंटिन्यूअस सप्लाई हो सकती है, जो वैक्सीन को क्या करेगा, काफ़ी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बनाएगा। यानी कि अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट कम लग रही है, शार्क के लीवर से वो स्क्वालिन निकालना इज़ मच कॉस्टली देन दिस मटेरियल, राइट। अब जब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल रहेगी तो कॉस्ट कम लगेगी तो प्राइजेस वैक्सीन के कम हो जाएंगे
और जो बिल्कुल अनटच्ड, जो बिछड़े हुए लोग हैं जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं मिल पाती, उन तक वैक्सीन पहुंच पाएगी। राइट, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये वाला मटेरियल जो मिला है किससे रिलेटेड है, यानी कि ये रिसेंटली न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड था। ठीक है, स्क्वालिन आपने सुना होगा, ये किससे रिलेटेड था। ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए ये वाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। आपको ये मैं जिस दिन पढ़ाती हूँ उसी दिन नोट कर लेना है। आपको पीडीएफ्स का कलेक्शन नहीं रखना, आपको अपने नोट्स का कलेक्शन रखना है, जो आप प्रीलिम्स के 2 दिन पहले, मेंस के 2 दिन पहले और इंटरव्यू के लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकें, वैसे नोट्स चाहिए आपको। At the moment, there are few adjuvants approved for commercial use, so the need of find a squalene alternative is vital importance। यानी कि जब adjuvants बहुत कम है मार्केट में, वेरी फ्यू है, तो स्क्वालिन ऐसा था कि बहुत ही कॉस्टली भी था, अनइथिकल भी था कि आप शार्क के लीवर से आप निकाल के आप अपनी वैक्सीनेशन चला रहे हैं। ठीक है, अब जब एक ऑल्टरनेटिव मिल गया है तो इसकी एक वाइटल इम्पॉर्टेंस है टू इंश्योर ग्रेटर एक्सेस टू वैक्सीन्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब अफ्रीकन नेशंस, एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन छोटे बच्चों को नहीं मिल पाती या बीमार लोगों को नहीं मिल पाती, वहाँ तक भी पहुँच पाएगी। आपको ये एग्जाम्पल नोट कर लेना है अपने जीएस पेपर 3 के लिए कि कैसे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज फुलफ़िल करती है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की नीड्स को। राइट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ेंगे, कास्ट सेंसस। बिहार ने अपना कास्ट सेंसस कंप्लीट कर दिया है और रिज़ल्ट कल 2 अक्टूबर के दिन प्रेजेंट कर दिया। बिहार पुट्स नंबर 2 इट्स कास्ट, EBC means economically backward caste at 36%, push OBC count to 63%। यहाँ पे देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्या है। डाटा के हिसाब से आपको ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना है क्योंकि ये है तो बिहार स्पेसिफिक, बट कास्ट सेंसस यहाँ पे एक नेशन का मुद्दा है। राइट, क्योंकि इस पर काफ़ी डिबेट भी हुई थी, मुद्दा ये सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। तो क्या करना है आपको, ये है तो बिहार स्पेसिफिक, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना जब तक आप बिहार स्टेट PCS के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर से इस मुद्दे को पढ़ना है, ये क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह, बिहार टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 13.07 करोड़ है। ठीक है, 2010 के सेंसस से 10 करोड़ ऊंची। और ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कितनी है, 36.01%। OBC हो गए हैं 27.13%। OBCs एंड जो यादव होते हैं ना, यादव OBC में यादव कितने हैं वहाँ पे, 14.27%, जो RJD का एक वोट बैंक है। अब पता चल रहा है यहाँ पे कि कास्ट सेंसस क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा था। नाम ये है कि क्या करेंगे, हम अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस तक जा सके। राइट, बट हो क्या रहा है यहाँ पे, मेन मोटिव क्या है, ये देखना कि हमारी वोट बैंक है कितना, हमारा वोट बैंक है कितना। राइट, दलित इन शेड्यूल कास्ट अमाउंट फॉर 19.65%, हायर देन एक्सपेक्टेड। ST कितने हैं, 1.68%। ये ज़्यादा आपको डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे मुद्दा पढ़ने की ज़रूरत है। इंदिरा साहनी केस में सीलिंग रख दी गई थी 50%। इंदिरा साहनी केस अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं इस एडिटोरियल में क्या है। वही इंदिरा साहनी 50% लिमिट रख दी गई थी क्योंकि ये अभी भी चैलेंज होता है काफ़ी स्टेट से, जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र ने जो मराठा कोटा निकाला था ना, जिसमें 50% से लिमिट क्रॉस कर रही थी 68%, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इनवैलिड है। ठीक है, क्योंकि 50% कैप को आप नहीं हटा सकते। आप जो आरक्षण दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसमें 50% तक ही आपको रिजर्वेशन रखना है, चाहे आप कितने भी सेक्शंस को रिजर्वेशन दे दें।
एक एक्सेप्शन यहाँ पे देखी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो कौन सी एक्सेप्शन है? EWS कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो कोटा था ना 10% का, उसे यहाँ पे एक्सेप्शन रखा गया है। ठीक है, इसे यहाँ पे एक अलग ही कैटेगरी बता दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बाकी जो मराठा कोटा है उसको भी हटाया गया कि ये क्या कर रहा है, ये 68% कर दे रहा है रिजर्वेशन। हमें क्या रखना है? 50% रखना है। एक वो भी था, एक रिसेंटली वो भी न्यूज़ थी, सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC, राइट। वो भी क्या था कि जो लिमिट थी ना 50%, उससे ज़्यादा कर रहा था वो भी, तो ये भी अभी तक नहीं लागू हो पाया। A 9 जज बेंच इंदिरा साहनी केस में 27% रिजर्वेशन गया था सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, इट सेट सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस एट द क्राइटेरिया for the group to qualify the reservation and also retaliated the 50% limit unless in exceptional circumstances। ठीक है, जब तक कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं आ जाते तब तक क्या करना है, आपको लिमिट रखनी है 50% ही। द 9th स्केड्यूल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्केड्यूल्स प्रोवाइडेड है, 9th स्केड्यूल में क्या है कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आ सकता, अब सेफ यहाँ पे रख दिया गया था। बट अब क्या है ये, अब ये चीज़ इंक्लूड हो गई है कि ये भी जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं रहेगा। आर्टिकल 31A of the Constitution, laws placed in the 9th schedule cannot be challenged for reasons of violating any fundamental right protected under the Constitution। ठीक है, यानी कि हम जो उसमें कानून रखेंगे या फिर अमेंडमेंट रखेंगे तो वो फंडामेंटल राइट को चैलेंज कर रहा है, ये नहीं देखा जाएगा उसमें। बट अब क्या है, अब जुडिशियल रिव्यू उस पर हो सकता है। In May 2021, a 5-judge constitution bench struck down महाराष्ट्र एक लॉ था जिसमें मराठा कोटा प्रोवाइड किया जा रहा था, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया क्योंकि उससे क्या हो रहा था, 50% से लिमिट हटकर 68% हो जा रही थी। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही कुछ सिमिलर इश्यू है पटेल इन गुजरात, जाट्स इन हरियाणा एंड कापूस इन आंध्र प्रदेश। यानी कि ये सिमिलर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं कि इन्हें आरक्षण चाहिए, उन्हें आरक्षण चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, मुद्दा क्या है, वोट बैंक। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ फैक्ट। फर्स्ट कास्ट सेंसस हुआ था, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, फर्स्ट टाइम हुआ था 1931 में। बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया, यहाँ पे उनका इकोनॉमिक स्टेटस पूछा गया था। ठीक है, डेप्रिवेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक, यहाँ पे रीजनिंग नहीं, मतलब मैथ्स नहीं, ये यहाँ पे पॉवर्टी, डेप्रिवेशन होती है कि आप किन किन चीज़ों में आप डिप्राइव कर रहे हैं या पीछे हैं, या वो चीज़ें आपके पास नहीं है, उन चीज़ों की कमी है आपके पास, वो सब क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, इसके पास पोटेंशियल टू अलाउ फॉर अ मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटीज़ एट अ ब्रॉडर लेवल, यानी कि कास्ट और इकोनॉमिक साइंसेस से ये पता चला कि कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें बेसिक थिंग्स भी नहीं मिल रही हैं, राइट। और इसके पीछे हो सकता है सोशल क्राइटेरिया, दैट इज़ कास्ट सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट सेंसस, बेनिफिट इन पॉलिसी मेकिंग। फ़ायदा होता है, पता चलता है कि कौन है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, किन के पास कौन सी सुविधाएं नहीं है, उन सब के लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना या कुछ सुविधाएं लेके आना या पेंशन वगैरह लेके आना, ये सब पॉलिसीज़ बनाना इजी हो जाता है सरकार के लिए। ठीक है, कौन सा ऑक्यूपेशन वो परस्यू करते हैं या किन चीज़ों की उनके पास कमी है, बेसिक थिंग्स, बेसिक एम्यूनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड कराई जाएँ, ये सारी पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है। रिवील प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। प्रिविलेज्ड सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, जो या तो नंबर में ऊंचे हों या तो कास्ट में ऊंचे हों।
फॉर एग्ज़ाम्पल जो यादवास हैं, यादवास जो नंबर्स में ऊंचे हैं बिहार में, तो ये प्रिविलेज्ड सेक्शंस हुए। भले ही यादवास में कुछ ऐसे लोग होंगे जो नीचे होंगे, बट ये नंबर्स में ज़्यादा हैं, ठीक है। जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, उनका डोमिनेशन भी होता है। ये कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में, ठीक है। सोशियोलॉजी अगर आपके पास ऑप्शनल है तो आप ये लिख सकते हैं कि जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं ना, जिस कास्ट के नंबर ज़्यादा है वो क्या है, डोमिनेट करता है वो। तो प्रिविलेज्ड सेक्शंस कौन कौन से हैं ना, ये रिवील करती है कास्ट सेंसस। कास्ट एज एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। सबकी अपनी अपनी कास्ट है, सब कास्ट है, राइट। स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब, उसके पहले कोई प्रोफाइल नहीं थी। 1931 के पहले कुछ ऐसा नहीं था। To address, prevent inequalities, unequal distribution of wealth, resources, education has meant an acute shortage of purchasing power among the majority of Indians. Hence, the caste census helps to address these issues in a democratic, scientific and objective manner. Self-explanatory sentence है, ठीक है। कास्ट इनइक्वालिटीज़ को दिखाता है कास्ट सेंसस कि उनकी परचेजिंग पावर कितनी कम है, ठीक है। वो उनके पास शिक्षा है कि नहीं है, हेल्थ की सुविधाएं हैं कि नहीं है, इन सब को एड्रेस करने के लिए एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव मैनर में साइंटिफिक तरीके से बनाई जाती हैं पॉलिसीज़। देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू फेवर्स कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस। आर्टिकल 340 मैंडेट्स एन अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जैसे कि मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के आने के बाद क्या हुआ, मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट कीवर्ड इन योर सोशियोलॉजी ऑप्शनल, राइट। मंडल कमीशन ने क्या फाइंड आउट किया कि इतने नंबर्स ऑफ ओबीसीज हैं जिन्हें आरक्षण देना ज़रूरी है, रिजर्वेशन देना ज़रूरी है। आर्टिकल 340 कहता है ऐसा कि आप एक क्या करो, एक आप कमीशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कंडीशंस पता लगाएगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का, एंड आप उसके अंडर या उसके उस डेटा को रिकॉग्नाइज करके आप अपने स्टेट के लिए पॉलिसीज़ लेके आएंगे, ठीक है। तो उसे किसने मैंडेट किया, आर्टिकल 340 ने। चैलेंजेस कौन से एसोसिएटेड हैं, रिपरकशंस ऑफ कास्ट सेंसस। देयर एग्जिस्ट अ पॉलिटिकल एंड सोशल रिपरकशंस, यानी कि ये हार्डन करता है आइडेंटिटीज़ को। वो होता है ना कि जब से आरक्षण हुआ तब से आपने देखा होगा कि जो स्केड्यूल कास्ट हैं, जो दलित है, वो अपने आप को क्या असर्ट करते हैं, दैट येस वी आर दलित, राइट। ये आइडेंटिटीज़ को असर्ट करवा रहा है, जो सोसाइटी के इंटरमिंगल होने के लिए ठीक नहीं है। ये ना तो ये ब्राह्मण के लिए ठीक है और ना ये जो नीचे के जो कास्ट है, जो स्केड्यूल कास्ट है, उसके लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो इससे कास्ट आइडेंटिटीज़ इससे बहुत ही हार्डन हो जाती है। अदर इश्यूज वही पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, वोट बैंक, जो यादवास अभी क्या है बिहार में है नीतीश कुमार की गवर्नमेंट के लिए। स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स फॉर और अगेंस्ट रिजर्वेशन, जो सवर्ण है, जो अपर कास्ट है, वो क्या कहता है कि आरक्षण ने क्या किया, बहुत ही इनइक्वालिटीज़ क्रिएट कर दी है, हमारी मेरिट होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाता, ऐसा कहता है अपर कास्ट, राइट। और वहीं जो स्केड्यूल कास्ट है, वो जो ओबीसी है, वो इसी को क्या कहते हैं, इसके फॉर्म में आ जाते हैं, इसको फेवर करते हैं, कास्ट रिजर्वेशन को फेवर करते हैं कि बहुत अच्छा किया है, कि बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हुई हैं पिछले सालों में, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, एट्रोसिटीज़ हुई हैं,
ठीक है, उसी को पॉइंट आउट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट हो जाता है रिजर्वेशन के लिए। डिस्क्रिमिनेशन, इंक्रीज्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि वही मैंने बताया ऊपर, एसर्शन आइडेंटिटीज़ को हार्डन करता है कास्ट सेंसस। दूसरा क्या है, एसर्ट करता है, एक स्ट्रॉन्गर सेंटिमेंट आ जाता है अपने कास्ट के लिए। होता है ना कि अपर कास्ट साथ में रहेंगे और जो उससे जो नीचे के जो मतलब स्तर के कास्ट है वो अलग रहेंगे। ऐसे करके एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। ठीक है, अगर कोई स्केड्यूल कास्ट का हो तो वो अगर एग्ज़ाम वगैरह पास करता है तो कहते हैं कि क्या आरक्षण से हुआ है, रिजर्वेशन से हुआ है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। आपको ये सारे पॉइंट्स प्रेजेंट करने हैं अपने इंटरव्यू में बिना बायस होके। आप किसी भी कास्ट, सब कास्ट या सरनेम से बिलोंग करते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपना ओपिनियन बहुत ही पॉलिटिकली न्यूट्रल, बिल्कुल कास्ट न्यूट्रल रखना है अपना ओपिनियन। एग्जामिनर को हल्का सा भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपका जो पर्सनल ओपिनियन है वो किसी कास्ट की तरफ है, राइट। आप दोनों, आप फॉर एंड अगेंस्ट को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल नॉन बायस होके, राइट। इससे क्या होता है, पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, जिससे फर्दर डिवीज़न हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर। एक्सपेंसिव भी होता है डाटा कलेक्शन, ठीक है, काफ़ी कॉस्टली होता है। इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव से हटाकर रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर दिया जाता है सेंसस के लिए। 50% रिजर्वेशन ब्रीच, ठीक है, 50% की जो लिमिट है वो भी क्रॉस हो जाती है। जैसे कि मराठा कोटा में 68% चला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गलत है। केस पढ़ते हैं इंदिरा सोनी। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कुछ भी सेंसस वगैरह से आप रिलेट करेंगे या फिर रिजर्वेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इंदिरा सोनी केस को पॉइंट आउट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, 27% कोटा चाहिए बैकवर्ड क्लास के लिए। इन्होंने कहा कि 10% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। ये उस टाइम की बात थी, 1992 की बात थी। अब हमें सोसाइटी जैसे जैसे बदल रही है तो अब क्या किया, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोटा ला दिया गया। बट उस टाइम क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये नहीं होगा, क्योंकि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, इकोनॉमिकली नहीं, राइट। ऐसे इन द सेम केस प्रिंसिपल एक लेके आए कि 50% से एक्सीड नहीं होगा। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आए कि आपने देखा होगा काफ़ी जो अपर मिडिल क्लास एंड जो रिच पीपल में आते हैं, ठीक है, वो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हैं। फिर आपकी इनकम कंडीशन ठीक है, आपका स्टेटस ठीक है सोसाइटी में, मतलब डिस्पाइट दिस यू आर टेकिंग रिजर्वेशन, दिस इज़ बैड, राइट। तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट लेके आई उसके लिए क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या, वो एक ऐसी लेयर है कि जिनकी इनकम ऊपर होगी उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि प्रेसिडेंट अगर ओबीसी है मान लिया, तो क्या उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? नो, क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट, प्रेसिडेंट की इनकम, उनका रुतबा काफ़ी हाई है। ऐसे करके कुछ इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, पोस्ट हैं या इनकम, इसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि जिसमें क्रीमी लेयर को ऐड किया जाएगा, ठीक है, और उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर ऐसे करते हैं न्यूज़ का एनालिसिस। आपको ये बिहार स्पेसिफिक देख के छोड़ नहीं देना, आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है अपने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडियन साइंटिस्ट हेल नोबेल फॉर मेडिसिन सेज mRNA पॉसिबल फॉर टीबी अदर्स, मीन्स अदर डिजीज़ के लिए भी। यानी कि जो 2 साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन में मंडे को, ठीक है, इन्होंने इनेबल द क्रिएशन ऑफ mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19
ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन 2 साइंटिस्ट ने क्या किया था, mRNA वैक्सीन को डेवलप किया था। अगर आपका वन लाइनर करंट अफेयर के लिए पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किन 2 साइंटिस्ट को mRNA वैक्सीन डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में मिला था। ये 2 होंगे वो। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए अपने वन लाइनर करंट अफेयर के नोट्स में। तो इंडियन साइंटिस्ट ने क्या सोचा है कि हम ये अदर डिजीज़ेस जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू, mRNA का यूज़ करके हम क्या करेंगे, वैक्सीन्स बनाएंगे। एक और डेवलपमेंट हुई है जहाँ पे वैक्सीन को रखने, वैक्सीन नहीं सॉरी mRNA को रखने के लिए जहाँ पे -70 डिग्री सेल्सियस लगता था, जो काफ़ी कॉस्टली भी है और इंडिया की कंडीशन में सूट भी नहीं करता, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, राइट। इंडिया की कंडीशन में सूट भी नहीं करता, और जिसे -70 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसे रखने के लिए, वहीं पे साइंटिस्ट ने क्या किया, टीम है एक जेनोवा की, जिन्होंने डेवलप की कि 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जा सकता है। और ये तो इंडियन कंडीशन में है, राइट, 2 to 8 डिग्री। तो ये भी एक डेवलपमेंट हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है mRNA वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। mRNA technology can be deployed for vaccines against TB, डेंगू, फुट एंड माउथ डिजीज़, निपा, जाइका, इन सब के लिए भी mRNA डिजीज़ को, mRNA वैक्सीन को लगाया जा सकता है, दवाइयों को। ये वाला भी आप सबको फैक्ट याद रखना है। इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन DNA वैक्सीन, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट। अपने इंडियन साइंटिस्ट के आप अचीवमेंट देख रहे हैं, अगर बायोटेक्नोलॉजी में अगर अचीवमेंट आएंगे तो आप ये भी लिखेंगे। ठीक है, ये GS पेपर 3 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे भी आप लिखेंगे कि इंडिया ने सबसे पहले डेवलप की थी DNA वैक्सीन, जो ह्यूमन से DNA लिया गया था। mRNA क्या होता है, जैसे कि ये देखिए, ये पूरा सेगमेंट हो गया DNA, इसका एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे निकल कर आएगा। इसमें जो ये रंगीन लाइंस हैं ये हो गई प्रोटीन। तो इस प्रोटीन का इस्तेमाल करके हम वैक्सीन बनाते हैं। प्रोटीन काम करता है उस वायरस की स्पाइक्स पे काम करता है, ऐसे ही कोविड-19 की भी बनी थी, राइट। जो ये ऐसे वायरस के जो स्पाइक्स होते हैं ना, कोविड-19 याद है सबको, उसमें जो प्रोटीन होता है ये इसकी स्पाइक्स पे ऐसे वर्क करता है, काम करता है, और वायरस को आगे नहीं बढ़ने देता, उसे ख़त्म कर देता है। mRNA वैक्सीन ट्रिक्स द बॉडी इनटू प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द वाइटल प्रोटीन इटसेल्फ। ठीक है, प्रोटीन ये अपने आप बनाते हैं। They work using mRNA messenger RNA, which is the molecule that essentially puts DNA instruction into action. mRNA क्या करता है, मैसेंजर RNA, जो DNA को मैसेज देता है या इंस्ट्रक्ट करता है कि आप एक्शन में आ जाइए। Inside a cell, mRNA is used as a template to build a protein. इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सेफ कंसीडर की जाती है क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस है, नॉन इंटीग्रेटिंग इन नेचर है। ठीक है, नेचर में इंटीग्रेट नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या, ये डिग्रेड हो सकती है, डिग्रेडेड बाय स्टैंडर्ड सेलुलर मैकेनिज्म। हाईली एफिकेशियस है, यानी कि एफिशिएंसी काफ़ी है इसकी, इफेक्टिव है। ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर को इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, mRNA वैक्सीन आर फुली सिंथेटिक एंड डू नॉट रिक्वायर अ होस्ट फॉर ग्रोथ, जैसे कि एग्स और बैक्टीरिया। Therefore, they can be quickly manufactured inexpensively to ensure their availability and accessibility for mass vaccination on a sustainable basis. This is self-explanatory. राइट, इसे होस्ट करने के लिए किसी एग्स एंड बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं होती, जिसे इस वजह से इसे बनाना बहुत ही इनएक्सपेंसिव और इजी हो जाता है और इसकी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाता है। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही।
लेक्चर से रिलेटेड जो वैल्यू एडिशन की PDF है ये वाली, ये मैं विदाउट एनोटेशन दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपको यही करना है, डेली का न्यूज़पेपर एनालाइज करना है, प्रीलिम्स एंड मेंस रिलेटेड टॉपिक ढूंढने हैं, एनालाइज करना है, नोट्स में लिखना है अपने, जो फिर आप नोट्स बनाते हैं, राइट। आपको PDFs का कलेक्शन नहीं लेना, आपको PDFs के पीछे नहीं भागना, क्योंकि PDFs के पीछे भागेंगे तो ये PDFs एक दिन रखी की रखी ही रह जाएंगी। आपको उसी दिन अपने नोट्स में नोट कर लेना है और समय समय पर रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।